जला दो, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया अगर मिल जाए तो। वो साल 1957 था जब गुरदत्त साहब की एक पिक्चर आई थी प्यासा, और साहिर लुधियानवी ने वहां पर जो बोल लिखे थे वो आज नेपाल की जेंजी क्रांति पर सटीक बैठते। 24 घंटे पहले जिस नेपाल पे युवा सड़कों पर थे, करप्शन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, आज 24 घंटे बाद वहां तख्तो-ताश को हटा दिया गया है। वो जो कहा गया था कि हट जाओ वरना हटा दिया जाओगे, वो करके दिखा दिया गया है। युवाओं के आंदोलन के आगे ओली सरकार घुटने टेक चुकी है। केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना हेलीकॉप्टर से निकली थी, उसी तरह से ओली को भी मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। जिस तरह शेख हसीना के घर में भीड़ ने तोड़फोड़ की थी, वहां से सामान लूटे थे, उसी तरह ओली के घर में भी तोड़फोड़ आगजनी हुई है। जिस तरह श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ था, उसी तरीके से वही मंजर आपको नेपाल में भी दिखा। जिसके हाथ जो लगा वो लेकर निकल गया। सवाल बहुत सारे हैं जेंजी क्रांति को लेकर, लेकिन आज आंदोलन के दूसरे दिन जो कुछ हुआ वो तस्वीरों से परेशान करने वाला था। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। ये कार्यक्रम कचहरी है और आज कचहरी में सबसे पहला सवाल नेपाल की तख्ता पलट को लेकर होगा। 48 घंटों में नेपाल में जो क्या से क्या हो गया, क्या यह ऑर्गेनिक था, संयोग था या कोई प्रयोग था? सवाल ये कि नेपाल में जो कुछ दिखा, क्या वो बांग्लादेश 2.2 की याद दिलाता है? सवाल ये भी कि एशिया में, भारत के पड़ोसी देशों में एक के बाद एक मुल्क ऐसे क्यों हैं जो बदलते जा रहे, सरकारें पलटती जा रही है। 2021 में म्यांमार में ये होता है, 2022 में श्रीलंका में होता है, पाकिस्तान में इमरान खान के साथ होता है, 24 में बांग्लादेश में होता है और 25 में नेपाल में होता है। सवाल है कि क्या ये पूरा आंदोलन जो था, जिसमें संसद को जला दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मार दिया गया, जिसमें नेपाल जो है वो धू-धू कर जल रहा था, ये क्रांति का नया अध्याय रहा? क्या ये जेंजी का गुस्सा रहा? सोशल मीडिया पर जो बैन लगा उसका गुस्सा था, या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई साजिश है जो जेंजी के नाम पर पीछे से खेल? 2 दिन पहले तक जो देश आराम से चल रहा था वो पूरी तरह ठप हो गया। नेपाल की कार्यपालिका, नेपाल की विधायिका, न्यायपालिका आज ढूंढे से नजर नहीं आ रही। आप नेपाल में काठमांडू से लेकर वीरगंज तक सिर्फ काले धुएं का गुबार देखिए। मंत्रियों के घर जला दिए गए, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मार दिया गया, वित्त मंत्री को कच्छा पहनाकर दौड़ाया गया, एक मंत्री पानी में भागते हुए नजर आ रहे। खबरें ये भी आई कि जो ये तस्वीरें थी ये भी प्रदर्शनकारियों की। पूरे दिन काठमांडू के वीवीआईपी जोन के ऊपर हेलीकॉप्टर के उड़ने की तस्वीरें आई। जो कुछ बांग्लादेश में था वो फिर आज हमने देखा। दुनिया कंफ्यूज है, एक रात में इतना बड़ा आंदोलन कैसे हो गया? इस आंदोलन का कोई चेहरा भी नहीं था, उसके बावजूद सवाल है कि यह आंदोलन इतना ऑर्गेनाइज कैसे था? एक दिन के अंदर नेपाल की चुनी हुई सरकार को कैसे फेंका गया? केपी शर्मा ओली की सत्ता से बेदखल करने के पीछे, जेंजी आंदोलन के पीछे कौन से चेहरे? आज कचहरी में से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज उससे पहले दिन भर नेपाल में क्या कुछ हुआ उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। गोलीबारी के बीच, आगजनी के बीच नेपाल का आंखों देखा हाल दिखाती हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, और आज इसीलिए कचहरी में यह रिपोर्ट आपको देखना बहुत जरूरी है। करप्शन के आगे क्रांति है और क्रांति के आगे तख्ता पलट। शांत रहने वाला नेपाल ऐसे उबलेगा, इस तरह रक्त रंजित होगा, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। सीने पर गोलियां खाने वाला युवा जब नेपाल की सड़कों पर निकला तो सब पीछे हो गए। क्या सत्ता, क्या सुरक्षा तंत्र, सब आत्मसमर्पण की मुद्रा में थे। युवा आगे थे, पुलिस पीछे थी। क्रांति का ज्वार ऐसा था कि नेपाल के प्रधान को जान बचाकर भागना पड़ा। अगर भागते नहीं तो कुछ भी हो सकता था। नेपाल में सुलगती क्रांति के बीच वहां की संसद को आग के हवाले कर दिया गया। ड्रोन कैमरे की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि नेपाल का युवा अब पुराने सिस्टम, पुराने संस्थान, पुरानी प्रतिष्ठानों के नाम पर कुछ भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। नेपाल की सुलगती संसद जेंजी क्रांति का ये पोस्टर शॉट, पोस्टर इमेज कही जा सकती है। नेपाली संसद ही नहीं, नेताओं के घरों को फूंक दिया गया। देखते ही देखते प्रधानमंत्री का आवास भी जला दिया गया।
राष्ट्रपति भवन को भी आग लगा दी गई। एक दिन में पूरा सिस्टम चरमरा गया। व्यवस्था चारों खाने चित मिली। बड़े बड़े प्रतिष्ठान धुआं धुआं हो गए। इससे पहले राष्ट्रपति के निजी आवास में तोड़फोड़ हुई, तस्वीरें उखाड़ दी गई, प्रदर्शनकारी घर में घुसे, सब कुछ जला दिया, तहस नहस कर दिया। मानो वो कहना चाहते हो नेपाल में सत्ता का कोई अंश बच न जाए। इस ज्वार में जो भी सामने आया वो लिपटता चला गया। पूर्व प्रधानमंत्री देवबा पर जानलेवा हमला हुआ। खून से लथपथ ये तस्वीरें पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुई। युवाओं ने उन्हें पकड़ा, घसीटा, गिराया और फिर मारपीट की। सिक्योरिटी वाले जान बचाने के लिए घेरा बनाते रहे, लेकिन भीड़ अपना काम कर चुकी थी। नेपाल की इस युवा क्रांति की एक और तस्वीर सामने आई, जब मंत्री आरजू देवबा जान की दुहाई देती नजर आई। उनका चेहरा खून से लथपथ था। युवाओं के सामने गिड़गिड़ा रही थी, जान बख्श दो। इसके बाद कम्युनिस्ट नेता का नंबर आया। मतलब जो भी सामने आया उसे भीड़ ने पकड़ा, क्रांति के नाम पर घेरा, मारपीट की। नेपाल की अदालतें हों या फिर मंत्रियों के घर, जहां देखो सिर्फ और सिर्फ युवा क्रांति का आक्रोश नजर आ रहा था। मंत्रियों के घर फूंक दिए गए। हमारी रिपोर्टर सिकता देव दुनिया की सबसे बड़ी खबर को ग्राउंड जीरो से कवर कर रही थी। कैमरा जैसे ही खुला, सिकता के बिल्कुल पास धमाका हुआ। सब कुछ रिकॉर्ड होता चला गया। इस सीधी तस्वीरें किस तरह से संसद भवन के अंदर आगजनी करने की कोशिश ये छात्र कर रहे हैं और युवा जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनके निशाने पर नेपाल का संसद भवन है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस पर धावा बोले, अंदर घुसे। सुरक्षा बल इन्हें बाहर खदेड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अंदर से आंसू गैस के गोले और तमाम जो रबर पैलेट्स हैं वो चल रही हैं। आग लगा चुके, अंदर आप देख रहे हैं धुआं उठ रहा है मेन बिल्डिंग के पास से। और छत पर आप देख सकते हैं दो प्रदर्शनकारी नेपाल का जो झंडा है, उसका जो फ्लैग है, उसको लेकर चढ़ गए हैं और वहाँ से वो वहाँ वेव कर रहे हैं। जेनजी वाली इस क्रांति के सामने पुलिस और आर्मी एक तरफ तो दूसरी ओर युवाओं का जोश था, उनकी यलगार थी। एक वक्त तो ऐसा आया जब काठमांडू में प्रदर्शनकारियों के हाथ में राइफलें आ गई। वो राइफल लहराने लगे, खुशी से डांस करने लगे। ग्राउंड पर आदित्य राज कौशल भी मौजूद थे। उन्होंने भी नेपाली क्रांति की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर, सबसे बड़ी हलचल पर, सबसे बड़े डेवलपमेंट पर सटीक रिपोर्ट्स भेजी। इसका कुछ हिस्सा आप भी देखिए। यहाँ पर कई तादाद में जो फोर्सेस हैं पार्लियामेंट के बाहर वो डिप्लॉय हो रही हैं। आप ये पहले दृश्य देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर, जहाँ पर जो है यहाँ कर एम्बुलेंस, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय हो रही हैं धीरे धीरे। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह आपको ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे काठमांडू में, और कर्फ्यू अभी जारी है यहाँ पर। इतिहास गवाह है, जब जब क्रांति होती है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। नेपाल के युवा भी इसकी कीमत अपने लहू से, खून बहाकर, जान देकर चुका रहे हैं। मौत का आंकड़ा आज भी बढ़ा, लेकिन इतना तय माने कि वो जो चाहते थे वो हासिल कर लिया। जेनजी की ये क्रांति नेपाल के इतिहास में दर्ज होगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। देखो जनता आती है, परिवर्तन की आंधी लाती है। जन जन अब हाल बदल दो, मिलकर सत्ता की चाल बदल दो। सिंहासन खाली करो क्योंकि जेनजी आती है। केपी ओली चोर हैं, करप्ट हैं, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो। आज पूरे दिन नेपाल के अंदर प्रदर्शनकारी यही नारे लगा रहे थे और जब उनका मकसद पूरा हो गया, जब ओली देश छोड़कर चले गए, सरकार गिर गई, राष्ट्रपति रामचंद्र ने इस्तीफा दे दिया, संसद भवन खाक हो गया, ऐसे में ये प्रदर्शनकारी जेनजी के युवा आंदोलन की कामयाबी का जश्न मनाते नजर आए। कई ऐसे थे जिनके हाथ में बंदूकें थी। ऐतिहासिक सिंह दरबार से छीनी गई बंदूकें उनके हाथ में थी। अब सवाल यह आ सकता है कि ये दरबार क्या है? तो जैसे हमारे देश यहां नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, उसी तरह नेपाल की राजधानी काठमांडू में सिंह दरबार। यही प्रधानमंत्री आवास है। सारे मंत्री जो हैं वो यहीं रहते हैं, उनके दफ्तर यहीं हैं। यानी पूरा का पूरा नेपाल का पावर सेंटर जो है वो इसी सिंह दरबार में रहता है।
लेकिन युवाओं ने जब क्रांति की मशाल जलाई तो आज कोई नहीं बचा। सिंह दरबार में प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा भी मौजूद है। क्रांति की चिंगारी जब भड़की तो सभी को सुलगाती चली गई, सत्ता के दामन में आग लगाती चली गई। नेपाल के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात करें तो पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर भी आग लगा दी गई। इन सारी बातों का मतलब एक ही है कि नेपाल के युवा प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले अब कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। एक तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया कि नेपाल में अब पुराना सिस्टम नहीं चाहिए, यानी एक पीएम हटे दूसरा आ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। और जिस तरीके से संसद से लेकर पीएम आवास को आग लगाई, ओली का इस्तीफा मंजूर करने वाले राष्ट्रपति के भवन को खाक किया, उससे एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि नेपाल की जनता अपनी मर्जी का नेता चाहती है। आपको इन नेताओं के बारे में भी सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज आपको नेपाल के युवाओं की आवाज सुननी चाहिए जो क्रांति को डिफेंड कर रहे थे, पुराने सिस्टम की पोल खोल रहे थे। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से वो आपको सुनवाते हैं। इसका मतलब है कि जब एक लीडर ही देश का भ्रष्ट नागरिक हो, वो कैसे देश को विकास के दायरे पे ले सकता है। डेमोक्रेसी डाइज व्हेन लीडरशिप नेवर रिटायर्स। वहाँ लीडर, वहाँ केपी ओली आज तक क्या कर रहे थे? देश के युवा लोग, हमारे दोस्त लोग साइड में हेडशॉट खा के मर रहे थे, तो केपी ओली अब तक तो भ्रष्टाचार को हम यूथ बहुत सह चुके हैं, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हम ये करप्शन से अभी अपने मुल्क पर नहीं जा रहे हैं। दुबई, कतार ऐसे कंट्रीज पर जाके वो लोग काम कर रहे हैं, मर मिट रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो बस टैक्स लेके वो लोग दमन कर रहे हैं हम पर, और हम स्वतंत्रता चाहते हैं। वो लोग हमें कम्युनिकेट भी नहीं करना दे। तो ये सोशल, ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है, और ये देश के लिए ये जिंदगी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया, और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। स्टूडेंट को कल मार दिया गया, आप लोग देखिए 21-22, अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब ये स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया है ये तो। संसद भवन ने पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया है ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। जो भी वो उच्च स्तर के नेता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो कोई नहीं चाहिए। हमको यूथ लीडरशिप चाहिए, पर यूथ लीडरशिप का मतलब लीडर से ऐसे कैसे निकलेगा? हाँ, हम जेनजीज अभी हमारा कोई नेतृत्व नहीं है, हम नेतृत्व भी नहीं, पर हाँ यही जेनजी से यही पुस्ता से एक ऐसा लीडर वैसा लीडर आएंगे जो देश को बनाने के लिए आएंगे। हम आगे आएंगे कि नहीं? नेपाल के युवाओं को आप सुन रहे थे। वैसे आज नेपाल की जितनी चर्चा की जाए उतना कम है, क्योंकि मिनट दर मिनट नेपाल से ऐसे वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं जिसने तख्ता पलट की कहानी को और डरावना बना दिया है। सोचिए आप जरा, जिस देश का प्रधानमंत्री भाग निकला, जिस देश में राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, मंत्री जान की भीख मांगते नजर आए, वहां पर क्या हाल रहा। आज यही सब नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विष्णु पौडेल के साथ भी हुआ। भीड़ में युवाओं ने आज किसी को नहीं बख्शा। पहले विष्णु पौडेल के घर में आग लगा दी गई, पहचाने ना जाए और किसी की नजर में ना आए, इसको लेकर डिप्टी पीएम ने हेलमेट लगाया, लेकिन युवाओं ने पहचान लिया। बस फिर क्या था, कपड़े फाड़े, पानी में दौड़ा कर उनको घसीटा गया, जबरदस्त तरीके से मारा, फेंटा दिया है। और इसी तरह का बर्ताव जो है वो नेपाल के कई मंत्रियों के साथ हुआ। विडंबना यह रही कि जिन पर सूचना और संचार का जिम्मा था, भीड़ ने उन्हें सूचना देकर घेरा और उनके घर को जला दिया। आज हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार यहां मौजूद थे। मेरे सहयोगी आदित्य राजकौल इस आंदोलन के बीच रहे, कई युवाओं से बातचीत की, पार्लियामेंट को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा, कई मिनिस्टर से मारपिटाई की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। पुलिस हो चाहे आर्मी के व्हीकल, उन सब को जब जलाया जा रहा था, तब हमारे ये रिपोर्टर्स नेपाल में ग्राउंड जीरो पर खड़े थे।
नेपाल में आंदोलन की हिंसक प्रदर्शन की हाईलाइट की तरह आज सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे भी कि कैसे एक शांत रहने वाला देश युवाओं के गुस्से की आग में धू-धू कर जल रहा है। किसी के सीने पर मारा, किसी को लहूलुहान कर दिया, कोई ऐसा था जिसे भागने का मौका नहीं मिला। किसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। पूर्व पीएम झालानाथ खनल की पत्नी की मौत हो गई। नेपाल में यह सब क्रांति के नाम पर हुआ, जेन जी की क्रांति के नाम पर। लेकिन इंसानों के साथ नुकसान तो गाड़ियों का भी हुआ, उन इमारतों का भी हुआ जो काठमांडू की पहचान हुआ करते थे। वो सारे प्रतीक, सारे चिन्ह बारी बारी से खत्म किए जा रहे हैं, खत्म होते दिखाई भी दिए। ये सीधी तस्वीरें हैं नेपाल के संसद भवन परिसर की, जहां पर ये जलते हुए वाहन, जो सुरक्षा बलों के जो वाहन थे वो जलाए गए। पूरी संसद भवन की बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं धुआं धुआं उड़ रहा है, हर तरफ हर कुछ जल चुका है। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है यहाँ की, वो यहाँ के लोगों ने, जो प्रदर्शनकारी यहाँ आए थे, कुछ वो उठाकर ले गए, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, कुर्सियाँ हों। और अभी भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो घूम रहे हैं और अंदर हैं और हर एक कोने में जाकर वो देखना चाह रहे हैं। देख रहे हैं अभी भी वहाँ पर आगे अगर आप देखें तो वो पूरा जो एरिया है उसे आग के हवाले कर दिया गया और वो जल रहा है। एक एक पल में इतना सब हो रहा था कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। खासकर सत्ता के खिलाफ ये आक्रोश जान पर बनता दिख रहा था। जब नेपाल की संसद को आग के हवाले किया गया तो ये तस्वीरें एनडीटीवी के कैमरे में कैद होती दिखाई दे रही थी। आप देख सकते हैं एपीएफ के ये फोर्सेस जो है, जो कल भी यहाँ पर तैनात थे, इनके साथ क्लैशेस हुए थे। यहाँ पर युवा के करीबन 19 लोग यहाँ पर मारे गए हैं और 350 से ज्यादा जो है घायल हैं। यहाँ पर कर्फ्यू दूसरे दिन भी जारी है और धीरे धीरे जो है युवा यहाँ एकत्रित हो रहे हैं प्रदर्शन के लिए। भ्रष्टाचार बहुत व्यापक रूप में बढ़ गया हमारा देश में। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मारे गए हैं। कितने गुस्सा है, कितना आप में गुस्सा है? हम लोग का गुस्सा की क्या बात है, ये छाती है हम लोग का, ये कुछ नहीं है, हम मरने के भी हम लोग तैयार है। आदित्य के साथ सिकता भी मौके पर डटी हुई थी। एनडीटीवी पर सबसे संवेदनशील और सार्थक कवरेज के लिए लोगों से बात कर रही थी, सिचुएशन को समझ रही थी। चूंकि ऐसे आंदोलन में खतरा बना रहता है, रिपोर्टर्स को भी नुकसान होने की बात सामने आती रही है, लेकिन सिकता ने संयम के साथ रिपोर्ट्स भेजी, डटी रही। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर की और बहुत खूबसूरत हुआ करता था ये संसद भवन का जो पूरा बिल्डिंग है, जो प्रेमिसेस है, और अब ये आग के हवाले कर दिया गया है। धुआं धुआं है ये और जल कर एकदम राख हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप कि प्रांगण है ये संसद भवन का, जहाँ पर कांच बिखरे हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक सामान है, मोटर हैं, वो सारे यहाँ पर बिखरे हैं और पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। आगे आप देख सकते हैं जो आगे का एरिया है, वहाँ पर प्रदर्शनकारी अभी भी दिखाई दे रहे हैं और ये संसद भवन पूरी तरह आग के हवाले कर दिया गया है। कांच टूटे पड़े हैं, यहाँ पर चलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है और हम कोशिश करेंगे हम कुछ और। जब क्रांति की मशाल सुलगती है तो फिर सिर पर मानो खून सवार हो जाता है। खबर आई कि प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम झालानाथ खनल के घर पर आग लगाई, जिसके बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के वक्त उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार घर के अंदर थी। इस तरह की दुखद खबरें दिन भर सामने आई। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि वो देश में बदलाव चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जैसी लीडरशिप। आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी कई देशों ने जान लेते। वो उसने प्रधानमंत्री का वो रिजाइन दे दिया। यहाँ पे नहीं खुश नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं खुश है यहाँ का लड़का लोग। आज तो खुश है। हालांकि हिंसक घटनाओं के बीच नेपाल में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे जेनजी युवाओं की तरफ से लेटर जारी होने का दावा भी किया गया। इसमें कहा गया कि सरकार को घुटनों पर ला दिया गया है।
हम अब प्रदर्शनकारियों से शांत रहने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील करते हैं। बताया गया कि देश में अब हमारी लीडरशिप में सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए। नेपाल की यह क्रांति ऐसा लगता है कि अब सालों तक याद रखी जाएगी और उसकी वजह भी है। दरअसल अभी तक इतिहास में नेपाल की अलग अलग कोनों में जो क्रांति देखी गई या हुई है वो एक वर्ग विशेष के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए। मोटे तौर पर देखें तो इसमें किसान से लेकर मजदूरों तक के लिए क्रांति का इतिहास रहा है। लेकिन इस बार नेपाल में हुई ये क्रांति अलग है। ये दुनिया की पहली ऐसी क्रांति है जिसमें नेताओं के खिलाफ उनके करप्शन के नाम पर आंदोलन हुआ और फिर यह आंदोलन जबरदस्त तरीके से विस्तार रूप लेता है, सत्ता को उखाड़ फेंकता है और जेनजी ने आंदोलन किया। युवाओं के इस आंदोलन, अगर आप तुलना करेंगे पहले के आंदोलन को लेकर तो फर्क है। पहले के आंदोलन का कोई बड़ा चेहरा होता था, लेकिन इस बार यह क्रांति हुई है 18 से 35 साल के लोगों को लेकर। अब सवाल यह उठता है कि इस क्रांति के पीछे कौन है। इसे लेकर मीडिया में कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। मसलन पहला नाम जो है वो बालेंद्र शाह का है। 35 साल के बालेंद्र जो है वो काठमांडू के मेयर हैं। बालेन के नाम से लोग जानते हैं। बालेन नेपाल के मशहूर रैपर और म्यूजिशियन हैं, यूथ आइकन है, युवाओं के बीच काफी समय से लोकप्रिय है। नेपाल न्यूज की माने तो बालेन का कद और प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 की अपनी टॉप 100 शख्सियतों की लिस्ट में शामिल किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी मीडिया संस्थानों ने भी बालेंद्र शाह को कवर किया। बालेंद्र शाह ने अपने करियर की शुरुआत एक सिविल इंजीनियर के तौर पर की, फिर रैपर के रूप में किस्मत आजमाई, म्यूजिक के साथ राजनीति में आने का फैसला किया और काठमांडू के मेयर पद का चुनाव लड़ा जिसे वो जीत गए। राजनीति में उनका अप्रत्याशित उछाल युवाओं को पसंद आ रहा था, यूथ के लीडर बन गए। ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल के युवा प्रधानमंत्री के तौर पर इन्हें देखे जाते हैं। हालांकि इस बीच एक और नाम की चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल के प्रधानमंत्री पद की रेस में सुमन श्रेष्ठ का नाम भी चल रहा है। सुमन नेपाल की सांसद हैं, नेपाल की पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं। इसी बीच एक और नाम सामने आया, रवि लामिछाने का। रवि लामिछाने सांसद हैं, करप्शन के केस में जेल में बंद थे और आज ही बाहर निकले। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामिछाने पूर्व डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं। इन सब में नोट करने वाली बात यह कि जिस वक्त रवि लामिछाने बाहर आए उसी के फौरन बाद कई और कैदियों की भी रिहाई हुई। कहा जा रहा है कि लामिछाने की रिहाई के बाद ललितपुर के नक्खू जेल के सभी कैदी बाहर निकले। करीब 1500 कैदी बंद थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लामिछाने की रिहाई के बाद पुलिस ने सुरक्षा चौकियों से हटने का फैसला किया, जिससे कैदियों को निकलने का मौका मिला। इससे इलाके में सुरक्षा खतरे की चिंता बढ़ी है। अधिकारी फिलहाल हालात पर नजर बनाए हैं। इतने सारे कैदियों के बाहर एक साथ आने से जनता की सुरक्षा को लेकर भी खतरा बढ़ा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर अचानक ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे हुआ? वो कौन है जिसकी वजह से हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और ओली को सत्ता गंवानी पड़ी? जरा समझिए इनसाइट कहानी। जिस आंदोलन ने, जिस क्रांति ने नेपाल की सत्ता गिरा दी, उसके पीछे के सूत्रधार को दुनिया ढूंढना चाहती है। दुनिया जानना चाहती है कि अचानक नेपाल में ऐसा क्या हो गया कि ओली की सत्ता गर्त में चली गई और नेपाल में नए युग की शुरुआत के दावे होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के छात्र आंदोलन के पीछे सुदन गुरुङ के हामी नेपाल संगठन की भूमिका सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यह संगठन अब तक मानवीय मदद के तौर पर सामने आया करता था, लेकिन इस बार जैसे ही करप्शन को लेकर युवाओं का गुस्सा भड़का, हामी नेपाल ने इस गुस्से को ज्वाला बनाने का काम किया। यो आंदोलन करप्शन को लागि हो, प्यान को लागि होइन। Corruption, we are fighting against corruption. हत्यारा सरकार, नेपाल हत्यारा सरकार, विद्यार्थी मार्ने देशको नागरिक हो म। यो सत्ता ढल्नु पर्छ, नयाँ सत्ता आउनु पर्छ, युवाहरू उठ्नु पर्छ। अब युवाहरू उठ्नु पर्छ। Chor, KP chor, they chor. I would like to announce each and every youth of Nepal, please come on the road and make the revolution. अब सवाल है कि जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था, तो फिर जन जन तक, युवाओं तक आवाज पहुंची कैसे? इसे लेकर भी सुदन गुरुङ ने ग्राउंड पर काम किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने लोगों को डिस्कॉर्ड, VPN और डिजिटल टूल्स के जरिए मैसेज भिजवाया। छात्रों से अपील की गई, कहा गया कि वो यूनिफॉर्म और किताबें लेकर प्रोटेस्ट करने पहुंचे, ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि यह प्रदर्शन किसी दल का नहीं बल्कि जेनजी का ही है। इसी का असर यह रहा कि जब नौजवानों को गोलियां लगी, उनके सीने जख्मी हुए, तो एक नया सैलाब आया। कुछ युवा लोगों के बीच पहुंचे, कहने लगे कि अब आर पार की बात है।
नेपाली सुन्छ I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु छातीमा यहाँ पनि गोली खाएको छु मेरो चस्मा फुट्यो आगे दिस मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु यो मेरो रगत हो नेपालीको रगत हो नेताहरूले बगाएका छन् राइट We are going to stand together every single one of them are you with me यो जिन्दगीको बोली हो जेनजीहरू को छन् हात उठाउँ त once more जेनजीज बात सोशल मीडिया से निकली और सत्ता गिराने तक पहुंच गई। अब यहाँ ये भी जान लीजिए कि नेपाल में कुल कितने लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये क्रांति आगे बढ़ती चली गई। दरअसल नेपाल की आबादी करीब 3 करोड़ है। इनमें से करीब 1,35,00,000 लोग सोशल मीडिया के यूजर हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल में फेसबुक पर 1,35,00,000, इंस्टाग्राम के 42 लाख और लिंक्डइन के 17 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। और जहां तक युवाओं की बात है तो नेपाल में 16 से 40 की उम्र के 1,23,00,000 युवा हैं। अब सवाल है कि आंदोलन का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो इसे लेकर कुछ घोटालों की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि नेपाल में पिछले 4 साल में 3 बड़े घोटाले हो गए। साल 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 2024 में 69,600 करोड़ का एक और कोऑपरेटिव वित्तीय घोटाला सामने आया। इन्हीं पर मीम्स बनने लगे और फिर धीरे धीरे ये घोटाले लोगों के दिलों में घर कर गए। ये बात फैल गई कि नेपाली सरकार करप्ट है, महंगाई बेरोजगारी के मोर्चे पर फेल हो चुकी है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, जनता दबाई जा रही है, इसीलिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। और हुआ भी वही, युवा सड़कों पर आए और नेपाल में ओली सरकार का तख्ता पलट हो गया। अगर आज के आंदोलन को डिस्क्राइब करना है तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये वो तस्वीर है जो क्रांति के बाद के जश्न की है। ये शख्स ओली सरकार को गिराने का जश्न मना रहा है, वो सरकार जिस पर कल तक 3 करोड़ नेपाली लोगों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब देखिए पीछे आग लगी हुई है और वो जो कहते हैं ना कि आग लगी बस्ती में हम अपनी मस्ती में, तो जेनजी की भी यही कहानी है। जेनजी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। पूरा नेपाल इन्होंने जला दिया, फूंक डाला। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने देश छोड़ने की बात की, सब छोड़कर जा रहे हैं, तो जश्न जो है वो भी मनाया गया। और झूम झूम कर ये जश्न जो है ये जेनजी कल्चर को दर्शा रहा है। कितना सच कितना गलत वो आप तय कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो है काफी ज्यादा चर्चा में है। हैरान करने वाली तस्वीर है क्योंकि पीछे आग लगी हुई है। वहां पर प्रधानमंत्री आवास से लेकर तमाम जगहों को आग लगाया गया है। हालांकि जिस वक्त ये तस्वीरें आ रही थी उसी दौरान हमारी संवाददाता सिकता जो है वो भी संसद के पास मौजूद थी। उनकी रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा जो है हमें लगता है कि आज वो भी आपको देखना चाहिए। जरा देखिए गौर से। कोशिश हो रही है कि यहाँ से इन लोगों को भगाया जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग भाग रहे हैं सामान लेके। और जितना हो सके एक तरह से जो वैंडलिज्म कहा जाता है, जो तोड़फोड़ हुई है इस बिल्डिंग की, ये गवाह है ये बिल्डिंग की कितने गुस्से में थे ये आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी। अभी भी हेलमेट पहनकर कुछ लोग, जो इतना धुआं हो रहा है तब भी वो ऊपर जाकर ये चेक कर रहे हैं ऊपर कुछ है, उसको और किस तरह से बर्बाद किया जा सकता है। तो ये गुस्सा फूटा है आम जनता का। नेताओं पर विश्वास खो दिया था यहाँ के नेताओं ने, जो संसद में आकर यहाँ बैठते थे। और शायद कल से पहले ये संसद भवन का कुछ और ही प्रारूप और स्वरूप था, और आज हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से जलकर पूरी तरह राख हो गया है। तो ये कुछ अंदर की तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि कितना गुस्सा प्रदर्शनकारियों में रहा होगा नेताओं के खिलाफ और उनके व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि उन्होंने हर एक सरकारी बिल्डिंग को तबाह करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं चुना। और हर एक कमरा संसद भवन का जल चुका है। कारपेट्स यहाँ दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं, जो फ़ैन हुए होंगे, जो एसीज हुए होंगे, कंप्यूटर, सारे वो या तो बर्बाद हो गए हैं या वो खींचकर बाहर निकाल दिए गए हैं। पूजा, अगर हम आगे चलें और देखें वहाँ पर जो सुरक्षा बलों की जो गाड़ियाँ उनको भी आग के हवाले कर दिया गया और बहुत ज़्यादा यहाँ पर धुआं है। आप
आंखें नहीं खोल पाएंगे। और अगर यहाँ पर आप ज़्यादा देर रुकेंगे, हवा में इतना धुआं है और इतने एक तरह से जो जलने की जो बदबू है वो इस हवा में समाई हुई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से इन गाड़ियों को, इन वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। और सामने की तस्वीर, हम आज सुबह से ही गेट नंबर 1 पर मौजूद थे, जब प्रदर्शनकारी आज सुबह से ही गेट नंबर 1 पर मौजूद थे। कोशिश पूरी रही कि वो इस प्रांगण में घुसे और इस परिसर को, इस बिल्डिंग को आग के हवाले कर दे, और वो इसमें करने में कामयाब रहे हैं। ये जो आगे का लॉन है, पूजा, अगर आप वहाँ पर कैमरा पैन कर सके, देखिए अभी भी बड़ी तादाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ से भाग चुके हैं। और एक तरह से यहाँ जश्न मनाया जा रहा है कि हमने जो सोचा था वो हमने करके दिखाया है। 48 घंटों में नेपाल की कहानी जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। जेनजी ने बदला है, रिवॉल्यूशन है, ये क्रांति है, साजिश है। नेपाल में जो कुछ हो रहा है, आखिर इस बवाल की जड़ क्या है? नेपाल के युवा आखिर क्यों नाराज रहे और इस विरोध प्रदर्शन में नेपो किड आखिर क्यों ट्रेंड कर रहा था? आगे समझना जरूरी है, क्योंकि ये हैशटैग ने दुनिया में कई सारी सरकारें बदली हैं और आज भी नेपाल में जो कुछ हुआ उसके पीछे ये हैशटैग था। सोशल मीडिया पर पूरे दिन हैशटैग नेपो किड्स, हैशटैग नेपो बेबीज जैसे हैशटैग जमकर ट्रेंड हुए, जो देश में भ्रष्टाचार और राजनीतिक परिवारों के खिलाफ युवाओं के गुस्से का प्रतीक बन गया। दरअसल इंटरनेट की दुनिया में यह ट्रेंड तब शुरू हुआ जब नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किया। इसके बाद काठमांडू में हजारों युवाओं की भीड़ सड़कों पर उतरी। देश के युवाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन और भ्रष्टाचार को लेकर ऐसा हल्ला बनाया कि दुनिया देखती रही। बहुत बच्चे तो स्कूल की ड्रेस में ही पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2 दिन का प्रदर्शन, क्रांति और फिर ओली सरकार की जो कुर्सी है वो थैंक यू सो मच, टाटा, गुड बाय हो। नेपाल की सड़कों पर हो रहा ये विरोध प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि जेनजीज का है। वो जनरेशन जो युवा है, वो जनरेशन जिसके लिए सोशल मीडिया बहुत कुछ है। और जब बात सोशल मीडिया पर बैन लगने की आई तो ये उबाल नजर आया जो सड़कों पर हिंसा के रूप में फैल गया। पूरा विवाद शुरू हुआ पिछले हफ्ते जब नेपाल में अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया। वजह थी इन कंपनियों का नए नियमों के मुताबिक ना चलना। ये नए रजिस्ट्रेशन नियम बढ़ते ऑनलाइन क्राइम, हेट स्पीच और गलत सूचनाओं को लेकर थे। लेकिन जब तय सीमा के अंदर इस पर अमल नहीं हो पाया तो सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला लिया गया और फिर शुरू हुआ जेनजी रेवोल्यूशन के नाम पर ये विरोध प्रदर्शन। नेपाल के युवा इस फैसले को मानने को तैयार ही नहीं है। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। युवाओं का कहना है कि ये भ्रष्टाचार को छुपाने का बहाना है। युवा ओली सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस बीच नेपो किड्स नाम से एक ट्रेंड तेजी से वायरल होता दिखा। नेपाल के युवाओं ने टिकटॉक पर ऐसे वीडियो शेयर करने शुरू किए जो नेताओं के बच्चों और आम युवाओं की जिंदगी के बीच का फर्क दिखा रहे थे। इन वीडियो में दिखाया गया कि कैसे नेताओं के बेटे बेटियां महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और आलीशान लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि आम नेपाली युवा विदेश जाकर मजदूरी करने को मजबूर है। टिकटॉक पर नेपो किड्स, नेपो बेबीज और पॉलिटिशियन नेपो बेबी नेपाल जैसे ट्रेंड चल पड़े, जिनमें सरकार के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर सवाल उठाए गए। अब हेर्नुस्, नेपाल सरकार एकदमै, अब झुट बोल्दिन म, नेपाल एकदमै गरिब देश हो। मान्छेले सरकारले तलब खान्छन् 77,000 75,000, अनि विकली मालदिप्स ट्रिप, युरोप ट्रिप कहाँबाट आइरहेछ त? हाम्रै ट्याक्स भरेको पैसाबाट। अब यदि त्यो ट्याक्स तिरेको पैसा सही ठाउँमा लगानी भएको भए अहिले हामी भत्केको रोडमा हिँड्नु पर्थ्यो त? यो त्यही भएर करप्सन त भएको छ। पूरे काठमांडू में सेना की तैनाती है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, फिर भी प्रदर्शनकारी युवा अड़े हुए हैं। विरोध हर पल हिंसक होता जा रहा है।
युवाओं की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे साफ है कि नेपाल के युवाओं के लिए ये प्रदर्शन महज यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर बैन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वो बात है जो उन्हें नाइंसाफी लग रही है और मकसद जेन ज़ी रेवोल्यूशन के तहत अपनी आवाज उठाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बीते 5 सालों में भारत के पड़ोस में लगभग जितने देश हैं वो इस अस्थिरता का सामना कर चुके हैं। क्या ये संयोग है या कोई प्रयोग? खैर, नेपाल चलते हैं। मेरी सहयोगी सिकता जो है वो नेपाल में मौजूद है। और सिकता, पहला सवाल आपसे ही है, 48 घंटों में जिस तरह से जेन ज़ी ने वक्त, जज्बात, हालात सब कुछ नेपाल के पलट दिए हैं, यह हैरान करने वाला, बांग्लादेश की याद दिलाता है। आज पूरे दिन लगातार आप कवरेज कर रही थी, क्या ऐसा था जो आपको लगता है कि दर्शकों को आपको बताना चाहिए? और फिलहाल वहां क्या हालात है? अभी भी सुलग रहा है नेपाल? बिल्कुल, अभी भी सुलग रहा है नेपाल, शुभांकर। और आज जब हम अपने होटल की तरफ बढ़े पार्लियामेंट से, तो लगातार सड़कों पर हमने आगजनी की घटनाएं देखी। जो सरकारी गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। जो आप पूछ रहे थे कि वो ऐसी क्या चीज़ रही जो इस वक्त मेरे जहन में है, जो मैंने आज दिन भर देखी। मैंने देखा उन प्रोटेस्टर्स का, उन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। कल वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चली, कई लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं, अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। तो आज वो गुस्सा कहीं और ज़्यादा उग्र था, तीव्र था। और उस गुस्से का ही नतीजा था कि आप जो तस्वीरें यहाँ काठमांडू से और नेपाल के अलग अलग इलाकों से आती रहीं, वो हैरान करने वाली थी, दर्द देने वाली थी। आप जो तमाम सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसको आग के हवाले कर दिया। एक तरह से ये अपने गुस्से के ज़रिए बताना चाह रहे थे कि हम जो अपनी बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए रख रहे थे, उसको आपने दबाने की कोशिश की। और अब जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की आप बात कर रहे थे और हमारे दबाव में आपने उसे अब खोल दिया है, लेकिन जो बात बड़ी बात थी, जो बड़ी तस्वीर थी इस देश के भविष्य को लेकर, इसके आर्थिक संकट को लेकर, हम तमाम वो सवाल उठा रहे थे। और आज उस सवाल का जवाब आपके इस्तीफे से ही होगा। तो सरकार को स्टेप डाउन करना होगा, प्रधानमंत्री ओली को स्टेप डाउन करना होगा, और ऐसा ही हुआ। और आज 48 घंटे के बाद आपने देखा कि कैसे पूरी तस्वीर जो है, जो राजनीतिक तस्वीर है काठमांडू की, पूरी तरह से बदल गई। और अब चिंता इस बात की है, शुभांकर, कि अब इस वैक्यूम में भरपाई कौन करने वाला, आगे की राह क्या होने वाली है इस देश के लिए, कौन इसकी अगुवाई करेगा। नए नेतृत्व की बात लगातार आज दिन भर ये आंदोलनकारी करते रहे, लेकिन जब उनसे नाम पूछा गया, उनके पास नाम नहीं था। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि आर्मी फिलहाल एक केयर टेकर के रोल में आ सकती है। आर्मी चीफ जो हैं अशोक राज सिंगदेल, वो कमान संभाल सकते हैं जब तक कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट का स्वरूप तैयार नहीं हो जाता। कई नाम इस वक्त आगे चल रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आंदोलनकारियों को और इन युवाओं को वो कौन से नाम मंजूर हैं। तो वो गुस्सा जो मैंने आज देखा वो दिल दहलाने वाला था। और हमने जो तस्वीरें भी आप लोगों तक भेजी हैं संसद भवन के अंदर से, वो काफ़ी डरा देने वाली थी। बिल्कुल, और ये डराने वाली तस्वीरों के बीच में आप भी अपना ख्याल रखिए। रिपोर्टिंग के साथ साथ आप लोग भी मेक श्योर कीजिए कि आप लोग सुरक्षित रहें। बाकी ये तस्वीरें आपके माध्यम से देश दुनिया जो है वो हिंदुस्तान में देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिकता आपका। और अभी भी एक तरीके से नेपाल जो है वो अनाथ हो पड़ा है, जैसे सिकता बता रही थी। किसके भरोसे है किसी को नहीं पता। आज रात कौन नेपाल का माई बाप है ये किसी को नहीं पता। भारत के पड़ोस में हंगामा हुआ है और इससे केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। भारत ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को नेपाल जाने से बचने की सलाह दी है। साथ ही इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। इसके अलावा एयर इंडिया ने काठमांडू के लिए अपनी उड़ानों को रद्द किया है। एयर इंडिया के साथ इंडिगो और नेपाल एयरलाइंस ने भी दिल्ली से काठमांडू की उड़ानें रद्द कर दी। नेपाल में फिलहाल मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई कि जहां पर हैं वहीं पर रहें, सड़कों पर निकलने से बचें। इसके अलावा सावधानी बरतें। साथ ही भारत ने नेपाल से लगी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी। और इसी के साथ आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।